Hey guys, good evening. Today we are going discuss about पेप्टिक अल्सर। तो आज मैं बात करूंगी पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर एक क्या है, जीआई डिसऑर्डर, क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ये कहाँ का डिसऑर्डर है, हमारे जीआई ट्रैक्ट का। जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें जो डिसऑर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारा जीआई में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीआई डिसऑर्डर। तो चलिए हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा स्टमक के अंदर ये जो छोटे छोटे क्या है अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो अब ये जानिए कि पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, किसकी वजह से होता है और कैसे हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्टमक के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, HCl यानी कि जो हमारी पार्शियल सेल्स होती है वो क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। जब बॉडी के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर HCl का सिक्रेशन अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्टमक की म्यूकस लेयर होती है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसके साइड में सारा म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो क्या करती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, डैमेज होने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जब HCl का सिक्रेशन अधिक हो जाता है तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे ये अल्सर का निर्माण हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम ये बात करते हैं, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर अल्सर कौन कौन टाइप का पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे। मान लीजिए कि जो हमारा इसोफेगस है, यहाँ पे जो अल्सर हो गया उसको क्या कहेंगे, स्टमक के अंदर इस साइड पे हो गया तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इसोफेगस होती है क्या है, हमारी इसोफेगस है। इसोफेगस के अंदर कोई अल्सर फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं इसोफेजियल अल्सर। अगर जो हमारे क्या होता है, ये हमारा गैस्ट्रिक रीजन होता है, ये क्या है, ये हमारा गैस्ट्रिक रीजन है। अगर इसके अंदर कोई अल्सर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक, या फिर स्टमक, या फिर हम बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये कौन सा अल्सर होता है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑन कॉमन होता है। और जो एक यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये हमारा स्टमक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, अल्सर का फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डियोडेनल अल्सर। क्या बोलेंगे, डियोडेनल अल्सर। डियोडेनल अल्सर। तो ये कुछ होते हैं हमारे अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर, जो हमारे जीआई डिसऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे स्टमक के अंदर अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके साइट के बारे में कि पेप्टिक अल्सर के साइट कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, इसोफेगस। यानी कि अगर कोई भी अल्सर है वो इसोफेगस में पाया गया, अगर जो इसोफेगस में है तो क्या बोलेंगे उसको, इसोफेजियल अल्सर। अगर जो स्टमक के अंदर है तो हम गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर, या फिर हम स्टमक अल्सर भी बोल सकते हैं। अगर जो ये हमारा डियोडेनम पार्ट है, डियोडेनम में कोई अल्सर है तो उसको डियोडेनम अल्सर बोलेंगे। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ पेप्टिक अल्सर के कॉजेज के बारे में कि इसके कारण क्या है, किसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। ये क्या है हमारा कॉजेज, कॉजेज क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण। तो अब हम इसके कारण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो किसकी वजह से होता है, H पाइलोरी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज HCl। अगर जो स्टमक के अंदर HCl का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तब क्या होगा, तभी भी HCl में या स्टमक में अल्सर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो हमारी वेगस नर्व होती है वो क्या करती है, HCl का सिक्रेशन कराती है। जब उसका क्या होता है, हाइपर सिक्रेट होने लगता है, HCl बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हमारी जो स्टमक होती है, स्टमक के अंदर जो म्यूका है या फिर म्यूकोजल लेयर होती है वो क्या होती है, धीरे 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 डैमेज होने लगती है। उसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, या फिर ये क्या करता है, अल्सर का फॉर्मेशन कर देता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिन की। जब स्टमक के अंदर जो हमारी जी सेल होती हैं वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती हैं। और गैस्ट्रिन क्या करती है, जो हमारा HCl होता है वो क्या करता है, दोनों मिलकर के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारी गैस्ट्रिन होती है ये क्या करती है, जब स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका सिक्रेशन अधिक हो जाता है, तो ये क्या करता है, पेप्टिक अल्सर को डेवलप कर देता है या फिर अल्सर का फॉर्मेशन करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। बट अगर जो हमारे स्टमक के अंदर इसका सिक्रेशन अधिक हो गया या इसका अमाउंट या फिर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो ये क्या करेगा, अल्सर का फॉर्मेशन कर देगा। जो हमारी म्यूकोजल लेयर होती है उसको क्या करेगी, डैमेज कर देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व होती है ये क्या करती है, हमारे HCl का सिक्रेशन बढ़ाती या फिर HCl का सिक्रेशन करती है। ये HCl क्या होता है, HCl सिक्रेट होता है, बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो ये क्या करेगी, पूरी बॉडी में या फिर हमारा जितना GI ट्रैक्ट है उसमें क्या करेगा, अल्सर का फॉर्मेशन करने लगेगा। ये कुछ मेन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ पेप्टिक अल्सर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि उसके कारण की वजह से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम आएगा हमारा, मतलब कि क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप से हो सकते हैं, एक्यूट हो सकता है एंड क्रोनिक भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पेप्टिक अल्सर है, एक्यूट है, तो उसमें क्या होंगे, एक्यूट के साइन एंड सिम्टम्स कैसे आएंगे। अगर जो कोई पेप्टिक अल्सर क्रोनिक है यानी कि बहुत दिनों से है, लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर एक्यूट पेप्टिक अल्सर हो गया है। जब किसी भी पर्सन के अंदर एक्यूट पेप्टिक अल्सर होंगे तो क्या होंगे, जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो भी एक्यूट होंगे। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर क्रोनिक पेप्टिक अल्सर होगा तो क्या होगा, जो साइन होंगे वो भी क्या होंगे, क्रोनिक सिम्टम्स दिखेंगे उसके अंदर। इसमें अब हम एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर जब पेप्टिक अल्सर एक्यूट होगा तो सिम्टम्स भी क्या होंगे, एक्यूट दिखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसको ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, इरोजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इरोजन। इरोजन के बाद क्या होगा, हमारा परफ्यूजन देखने को मिलेगा। जब इरोजन हो जाएगा उसके बाद क्या दिखेगा, परफ्यूजन। जब परफ्यूजन हो जाएगा तब क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज। परफ्यूजन होगा तो वहाँ पे हेमरेज देखने को मिलेगा। जब हेमरेज होगा तो वहाँ पे क्या, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसके पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट में। एक्यूट में क्या होता है, जब किसी भी पर्सन के अंदर सबसे पहले सिम्टम्स शो होगा वो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन कहाँ पे होगा, ये जो हमारे स्टमक की लेयर है जहाँ पे हमारा HCl का सिक्रेशन अधिक होगा, तो ये क्या है, स्टमक की लेयर में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। देन क्या होगा, इरोजन, किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे क्या इरोजन देखने को मिलेगा। देन क्या होगा, परफ्यूजन, वहाँ पे परफ्यूजन होने लगेगा, स्किन जो होती है, जो भी लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है तो परफ्यूजन होगा। देन हेमरेज होने लगेगा। हेमरेज जब होगा तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। जब ब्लड लॉस होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, शॉक की कंडीशन पर्सन के अंदर डेवलप्ड हो जाएगी। ये होता है हमारा एक्यूट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक सिम्टम्स के बारे में कि क्रोनिक सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिलता है, स्टेनोसिस, ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या होंगी, पतली हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नैरो हो जाएंगी। इसको बोलते हैं स्टेनोसिस ब्लड वेसल्स। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या होंगी, पतली हो जाएंगी या फिर नैरो हो जाएंगी।
और क्या होगा, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर बैरोट इसोफेगस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बैरोट इसोफेगस। इसका मतलब होता है जो हमारी सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा। जो सेल होंगी उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये जो हमारी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितनी भी सेल होंगी उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज देखने को मिलेगा इसके अंदर। देन क्या होगा? लास्ट में इसमें कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। कार्सिनोमा देखने को मिलेगा यानी कि कैंसर। ये क्या होता है? ये हमारा क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर जो इन सिम्टम्स को ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा? लास्ट में कार्सिनोमा हो जाएगा। इसको क्या होगा? स्टमक कैंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? हमारे पेप्टिक अल्सर के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अकॉर्डिंग टू साइट, मतलब कि जो साइट होती है, किस साइट के अकॉर्डिंग पेप्टिक अल्सर डेवलप्ड होता है। अगर जो हमारे इसोफेगस में होगा तो क्या होगा? इसोफेजियल पेप्टिक अल्सर होगा। नंबर 1 हम फर्स्ट की बात करें, अगर जो इसोफेगस में होगा तो क्या होगा? इसोफेजियल पेप्टिक अल्सर। क्या होगा? इसोफेजियल पेप्टिक अल्सर होगा। नेक्स्ट नंबर की हम सेकेंड नंबर की बात करें, अगर जो हमारा गैस्ट्रिक रीजन में है, स्टमक के अंदर होगा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। क्या होगा? गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। अगर जो हमारा डियोडेनम में होगा तो क्या होगा? डियोडेनल पेप्टिक अल्सर। क्या होगा? डियोडेनल पेप्टिक अल्सर। जिस साइट पे अल्सर का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? वो पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। हमारा इसोफेगस में होगा तो इसोफेजियल, अगर जो गैस्ट्रिक रीजन में होगा तो गैस्ट्रिक रीजन, अगर जो डियोडेनल है तो डियोडेनल पेप्टिक अल्सर। ये क्या है? ये जिस साइट पे फॉर्मेशन होगा अल्सर का, उसी साइट का ये पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसोफेजियल पेप्टिक अल्सर होता है वो क्या होता है? बहुत ही रेयर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस क्या होता है? बहुत ही रेयर होता, बहुत ही रेयर में होता है इसोफेगस पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है? रेयर में, ये रेयर में होता है। ये ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, या फिर क्या होता है? एलर्जिक की वजह से हो सकता है। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होता है ये क्या होता है? सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? हमारा डियोडेनल। डियोडेनल क्या होता है? फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है। सबसे ज्यादा जो केसेस पाए जाते हैं वो कहाँ के पाए जाते हैं? डियोडेनल पेप्टिक अल्सर के। ये क्या होता है? ये हमारा जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होता है ये ऑटो इम्यून की वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑटो इम्यून की वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। और जो ये डियोडेनल पेप्टिक अल्सर होता है ये किसकी वजह से होता है? एच पाइलोरी की वजह से। किसकी वजह से? एच पाइलोरी की वजह से। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका पूरा नाम होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से डियोडेनल पेप्टिक अल्सर पाया जाता है। और जो हमारा गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होता है ये किसकी वजह से होता है? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। अब बात आती है कि साइट क्या रहता है। ये गैस्ट्रिक कहाँ है? हमारा स्टमक में। ये इसमें क्या होता है? ये हमारा ये जो पार्ट होता है ये बॉडी होती है, और क्या होता है? ये हमारा फंडस होता है। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? बॉडी एंड फंडस। क्या होगा? बॉडी एंड क्या होगा? फंडस। इसको क्या करेगी? अफेक्ट करेगा। ये जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर में होता है बॉडी एंड फंडस होता है, और इसमें क्या होता है? हमारा डियोडेनल होता है। क्या होगा? डियोडेनल, या फिर हम बोल सकते हैं डियोडेनल। ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट अफेक्टेड होगा।
और इसोफेजियल में क्या होगा, इसोफेगस हमारा अफेक्टेड होगा। ये सारे क्या है, ये साइट होती है। इसमें क्या होता है, अगर जो किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है तो क्या होगा, इसमें कैंसर डेवलप्ड होगा, या फिर हम कह सकते हैं कार्सिनोमा। ये क्या करेगा, कार्सिनोमा को डेवलप करेगा। ये जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर ये एक कार्सिनोमा होता है, यानी कि मैलिग्नेंसी होती है। क्या होती है, मैलिग्नेंसी। अगर जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर है इसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा, कार्सिनोमा डेवलप्ड हो जाएगी या फिर मैलिग्नेंसी हो जाएगी। और जो हमारा डियोडेनम पेप्टिक अल्सर होता है, इसमें ये क्या होता है, ये बेनाइन होता है। क्या होता है, बेनाइन। ये बेनाइन होता है, ये मैलिग्नेंसी नहीं होता है, इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को पहचाना है कि उसको पेप्टिक अल्सर हो गया है या फिर डियोडेनल अल्सर हो गया है, अगर जो इसको कंपेयर करना है, पता करना है, तो ये कुछ मेन सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर है या फिर डियोडेनल पेप्टिक अल्सर है। तो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जब कोई पर्सन खाना खाता है, खाना खाने के बाद 30 से 60 मिनट यानी कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच उसमें क्या होगा, मिड गैस्ट्रिक रीजन, यानी कि जो ये मिड गैस्ट्रिक रीजन है वहां पे क्या होगा, पेन होगा। पेन कैसा होगा, बहुत ही शार्प पेन होगा, जैसे कुतरन जैसा होता है वैसा। कहाँ पेन होता है, मिड एपिगैस्ट्रिक में। कहाँ होता है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसको बहुत ही तेज से पेन होने लगता है। अगर ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो पर्सन के अंदर कौन सा पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर। अब मैं बात करती हूँ ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर की, कि ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर क्या होता है। कोई भी पर्सन है उसके मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन्स में मील लेने के बाद या डाइट लेने के बाद 1.5 से 3 घंटे के बीच में क्या होता है, पेन होने लगता है, बर्निंग पेन होने लगता है। वो पेन कब होता है, नाइट में। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर डाइट लेने के बाद, खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से 3 घंटे के बाद वो क्या होता है, बर्निंग पेन स्टार्ट हो जाता है, वो भी नाइट में, तो उस पर्सन के अंदर क्या होता है, ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। ये कुछ बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन है या फिर सिम्टम्स होते हैं जिससे हम गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में, कि पेप्टिक अल्सर हो जाने पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो पेप्टिक अल्सर है, अल्सर में क्या होता है कि जो हमारी लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर होती है, वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। जब म्यूकोजल लेयर डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा हेमरेज देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, हेमरेज। देन क्या होगा, परफोरेशन। परफोरेशन क्या होगा, जो हमारी स्किन होती है, जो म्यूकोजल लेयर होती है, जब वो हट जाती है, डैमेज हो जाती है, उसी को बोलते हैं परफोरेशन। देन क्या होता है, पैलोरी ऑब्स्ट्रक्शन। पैलोरी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। जब डैमेज होगा, जब परफोरेशन हो जाएगा तो पैलोरी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी रीजन है जिसकी वजह से ये अल्सर डेवलप हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, पैलोरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कि इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। अगर किसी भी पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो गया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे या फिर हम कैसे उसका डायग्नोस करेंगे, इसके बारे में इसमें हम बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडोस्कोपी। कोई भी पर्सन है, अगर जो पेप्टिक अल्सर का पर्सन है, हेमरेज को लेकर के आया है, ब्लीडिंग को लेकर के आया है, तो हम क्या करेंगे, इंडोस्कोपी से चेक करेंगे। जो उसका गैस्ट्रिक रीजन होता है, डियोडेनल होता है, इसोफेगस होता है, उसको क्या करेंगे, हम इसको स्कोप के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। इससे क्या होता है, जो हमारा इसोफेगस होता है, ये क्या है, हमारा इसोफेगस है, गैस्ट्रिक रीजन्स है और डियोडेनम, इन तीनों चीजों का क्या करेंगे, स्कोप के थ्रू विजुलाइज करेंगे, क्लियर चेक करेंगे कि किस जगह पे पेप्टिक अल्सर डेवलप्ड हुआ है।
और जो सबसे लास्ट है, मतलब सबसे पहले हम इसको कर सकते हैं यूएसजी। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर मिड गैस्ट्रिक पेन लेकर के आया है या ईपी गैस्ट्रिक पेन लेकर के आया है, तो सबसे पहले क्या एडवाइस किया जाता है, यूएसजी। ये कॉमन होता है, सभी पर्सन में क्या करते हैं, यूएसजी को एडवाइस करते हैं। अगर जो उसमें कोई भी जीआई ट्रैक्ट में एबनॉर्मलिटी है या कोई डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम होती है तो यूएसजी एडवाइस की जाती है। ये कुछ मेन होते हैं डायग्नोसिस जो हम पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इनसे भी क्लियर नहीं होता है या बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पेट सीटी करवाते हैं या फिर एमआरआई करवाते हैं। ये दोनों मोस्ट होता है जब बहुत ही सीरियस होता है या फिर हम डायग्नोस नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम इसको प्रिफर्ड करते हैं। ये है पेप्टिक अल्सर के मैनेजमेंट। तो हम इसमें बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर किसी भी पर्सन को हो गया है तो हम कैसा या फिर कौन सा मैनेजमेंट देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो भी पेप्टिक अल्सर से अफेक्टेड पर्सन है उसको हम बोलेंगे कि जो भी डाइट ले रहा है वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मिले, थोड़ा थोड़ा करके ले, थोड़ा थोड़ा फीड ले। ब्लांट फीड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो भी डाइट ले रहा है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले और ब्लांट मतलब लाइट एडमिनिस्ट्रेशन करें। और क्या करेंगे, हम इस पर्सन को टू अवॉइड, मतलब इस पर्सन में क्या क्या चीजें अवॉइड करेंगे, अल्कोहल नहीं लेना है पर्सन को। और क्या करना है, कैफीन को नहीं लेना है, ये अवॉइड करना है। सारी एस्पिरिन को अवॉइड करना है। इनसेट जो ड्रग्स होती है उसको अवॉइड करना है। चॉकलेट को अवॉइड करना है। और क्या करेंगे कि जो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं उनको भी इस पर्सन को अंदर ये ड्रग्स अवॉइड की जाती हैं ताकि इसमें पेप्टिक अल्सर जो है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें और क्या एडवाइस करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट। जिस पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो गया है उसको क्या बोलेंगे, एडिक्वेट रेस्ट ले, प्रॉपर जितना हो सके उतना वो रेस्ट ले। और जो इसका स्ट्रेस है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये कुछ मैनेजमेंट है जो हम पेप्टिक अल्सर में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। इसके पहले मैंने मैनेजमेंट के बारे में बात किया जिसमें डाइट और अदर चीजें होती हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट है कि हम मेडिकल के थ्रू कैसे मैनेजमेंट हम इसको दे सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर पेप्टिक अल्सर हो गया है तो हम क्या करेंगे, हिस्टामाइन H2 ब्लॉकर को प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करता है, जो हमारा H2 रिसेप्टर होता है उस पे ये क्या करता है, हिस्टामाइन को ब्लॉक करता है। जो हिस्टामाइन होता है उसको ब्लॉक करता है, यानी कि जो हमारा HCl का सिक्रेशन होता है या फिर जो एसिड का सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटा एसिड ड्रग्स। ये जो एंटा एसिड ड्रग्स होती है ये क्या करती है, जो हमारे गैस्ट्रिक रीजन में या फिर हमारे स्टमक के अंदर जो पहले से एसिड होता है, HCl होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होता है ये क्या करता है, ये जो एसिड होता है उसकी सिक्रेशन को कम करता है। ये भी इसका वर्क होता है जो इनहिबिट करना यानी कि कम करना। तो जो एसिड होता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। जैसे कि हमारा ओम्प्राजोल होता है, ये सारे क्या जितने भी जोल से होता है वो सारे क्या करते हैं, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं या फिर सिक्रेशन को कम करते हैं। ये क्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में बहुत सारे जितने भी जोल नाम की ड्रग्स आती हैं वो सारी इसमें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोजल बैरियर ड्रग्स की। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एसिड के विरुद्ध करती हैं, क्या करती हैं, एसिड के विरुद्ध या फिर पेप्सिन इसके अपोजिट वर्क करते हैं। जो म्यूकोजल बैरियर ड्रग्स होती हैं वो एसिड के अपोजिट या वर्क करती हैं। जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और उसके बैरियर को कम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक्स थेरेपी क्यों दी जाती है, क्योंकि H. पाइलोरी जो होता है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है हमारा, उसके विरुद्ध ही एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती है ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स की। ये भी क्या करता है, जो एसिड का सिक्रेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, जैसे कि मीसोप्रोस्टॉल।
ये ड्रग्स इसमें क्या होती है, यूज की जाती है। और कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, कुछ सपोर्टिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं जैसे एंटीएमेटिक्स ड्रग्स है, या फिर जो हमारी एनाल्जेसिक ड्रग्स आती हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, ये सारी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ पेप्टिक अल्सर के सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। जब किसी पर्सन के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं या भी उसमें कोई रिस्पांस नहीं आता है, तब लास्ट में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वैगोटोमी। वैगोटोमी में क्या होता है, जो हमारी वैगस नर्व होती है, क्या होती है, वैगस नर्व। ये जो वैगस नर्व होती है इसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है या डिवीजन कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये जो हमारा HCl होता है उसका सिक्रेशन अधिक करवाती है। यही एक नर्व होती है जो हमारे स्टमक के अंदर सिक्रेशन कराती है HCl का। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल गैस्ट्रोक्टोमी। टोटल गैस्ट्रोक्टोमी में क्या होता है, जब पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक रीजन का होता है, बहुत ज्यादा होता है, जब उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, टोटल रिमूव कर देते हैं, हटा दिया जाता है। तो जो हमारा ये इसोफेगस है, इसोफेगस को डायरेक्ट जियोजेनम से या फिर ड्यूडेनल से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, और ये जो हमारा स्टमक होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसको हाफ स्टमक क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हाफ स्टमक रिमूव। जो हाफ स्टमक होता है वो क्या करते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ से इस पार्ट में बहुत ज्यादा अल्सर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइलोरोप्लास्टी की। इसमें क्या किया जाता है, जो पाइलोरी होता है हमारा उसको डायलेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नैरो हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको रिपेयर किया जाता है ताकि आगे वो वर्क कर सके। ये हमारे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं जो हम पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। ये कुछ मेन होते हैं जो हम इनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर क्या है। थैंक यू।